दोस्तों, इस वक्त भारत के भीतर जो हलचल चल रही है वह किसी बयान से पैदा नहीं हुई है। यह हलचल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की देन नहीं है। यह हलचल किसी चुनावी भाषण से नहीं आई है। यह हलचल सीधे जमीन पर चल रहे उस काम से पैदा हुई है जिसकी भनक तक दुनिया को नहीं लगने दी गई। भारत ने बिना शोर मचाए वह करना शुरू कर दिया है जिससे वैश्विक ताकतों की नींद उड़नी तय है। भारत अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सवाल यह नहीं है कि कौन सा फाइटर जेट खरीदा जाए। सवाल यह है कि आने वाले 30 से 40 सालों तक भारत की हवाई ताकत किन हाथों में रहेगी। और इसी सवाल का जवाब है एमका। एमका केवल एक फाइटर जेट प्रोजेक्ट नहीं है। एमका एक संकेत है। यह संकेत उन देशों के लिए है जो भारत को अब तक केवल एक बाजार समझते आए हैं। यह संकेत उन ताकतों के लिए है जो मानकर चल रही थीं कि भारत हमेशा आयात पर निर्भर रहेगा। भारत ने अब यह लिया है कि उसकी अगली पीढ़ी की वायु शक्ति किसी विदेशी स्विच से संचालित नहीं होगी। और इसी फैसले के तहत एमका को कागजों से बाहर निकालकर जमीन पर उतार दिया गया है। नासिक स्थित एचएएल की यूनिट में एमका का प्रोडक्शन बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। यह कोई टेस्ट सेटअप नहीं है, यह कोई डमी लाइन नहीं है, यह वास्तविक निर्माण की तैयारी है। वहां मशीनें लगी हुई हैं, वहां कंपोनेंट फ्लो में आ चुके हैं, इंजीनियरिंग टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। सप्लाई चेन को इस तरह अलाइन किया गया है कि आने वाले समय में उत्पादन की गति रोकी न जा सके। यह सब उस वक्त हो रहा है जब दुनिया को यह दिखाया जा रहा था कि भारत अभी फैसला ही नहीं कर पाया है, लेकिन हकीकत यह है कि फैसला बहुत पहले हो चुका था। एमका की सबसे बड़ी ताकत उसका एयरफ्रेम नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका स्टेल्थ डिजाइन भी नहीं है। एमका की सबसे बड़ी ताकत वो इंजन है जो इसके दिल में लग आया जा रहा है। यही वह बिंदु है जहां पूरी कहानी खतरनाक हो जाती है। एमका में लगाया जा रहा इंजन कोई सामान्य फाइटर जेट इंजन नहीं है। इसे रूस छठी पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन के स्तर का मानता है। इस इंजन को आरएसआई इंजन कहा जा रहा है। यह इंजन के ज्यादा थ्रस्ट देने के लिए नहीं बनाया गया है। यह है इंजन सुपर क्रूज एडवांस थर्मल मैनेजमेंट और अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सपोर्ट करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे ताकतवर इंजनों में गिना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत और रूस के बीच इस इंजन को लेकर एक बेहद गोपनीय मीटिंग हुई थी। यह मीटिंग किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं हुई। यह मीटिंग किसी रक्षा प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं बनी। यह मीटिंग पूरी दुनिया की नजरों से दूर रखी गई। इस मीटिंग है कि इस इंजन को भारत भेजने और एमका प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस फैसले को जानबूझकर गोपनीय रखा गया क्योंकि अगर यह खबर उस वक्त बाहर आती तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त दबाव बनाया जाता। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जैसे ही नासिक यूनिट में प्रोडक्शन से जुड़ी हलचल की खबर बाहर आई, वैसे ही वैश्विक सत्ता गलियारों में खलबली मच गई। अमेरिका को यह एहसास हो गया कि भारत अब सिर्फ F-35 जैसे विमानों का संभावित ग्राहक नहीं रह गया है। चीन को यह समझ आ गया कि भारत अब केवल संख्या बढ़ाने की रणनीति पर नहीं चल रहा, बल्कि गुणवत्ता और तकनीक के स्तर पर बराबरी करने की दिशा में बढ़ चुका है। और पाक के भीतर बेचैनी इसलिए बढ़ गई क्योंकि भारत पहली बार ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जिस पर किसी विदेशी देश का सीधा नियंत्रण नहीं होगा। यही वजह है कि अचानक विदेशी ऑफर्स की टाइमिंग बदल गई है। जिन विमानों पर वर्षों से बातचीत ठंडी पड़ी थी, उन पर अचानक गर्मजोशी दिखाई देने लगी है। F-35 की पेशकश तेज हो गई है। सुखोई 57 को रणनीतिक दोस्ती के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये ऑफर्स अभी क्यों? इसका जवाब एमका की प्रगति में छुपा है। जब तक भारत केवल खरीदार बना हुआ था, तब तक कोई जल्दबाजी नहीं थी। जैसे ही भारत निर्माता बनने की दिशा में बढ़ा, वैसे ही दबाव की रणनीति शुरू हो गई। एमका की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह केवल हार्डवेयर तक सीमित नहीं है। यह सॉफ्टवेयर, डेटा और नेटवर्क के स्तर पर भी भारत को नियंत्रण देता है। आधुनिक युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। आधुनिक युद्ध डेटा से लड़ा जाता है, एल्गोरिदम से लड़ा जाता है, नेटवर्क से लड़ा जाता है। और अगर इनका नियंत्रण किसी और के हाथ में हो तो सबसे आधुनिक विमान भी सीमित हो जाता है। एमका भारत को यह नियंत्रण देता है। यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट कई ताकतों के लिए असहज करने वाला बन चुका है। डॉ कोटा हरिनारायण जैसे दिग्गज पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि विदेशी फाइटर जेट्स तात्कालिक ताकत देते हैं, लेकिन लंबे समय में रणनीतिक निर्भरता पैदा करते हैं। इतिहास इसका गवाह है। मिग आए, मिराज आए, जगुआर आए, ताकत मिली, लेकिन तकनीक अपने हाथ में नहीं आई। एमका उस अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश है। यह भारत को उपयोगकर्ता से डिजाइनर और फिर निर्माता बनाने की दिशा में ले जाने वाला प्लेटफॉर्म है। नासिक में जिस रफ्तार से काम चल रहा है, वह यह साफ कर देता है कि भारत अब प्रयोग के दौर से बाहर निकल चुका है। यह अब गंभीर निर्माण का चरण है। यहां गलतियों की गुंजाइश कम होती है और जिम्मेदारी ज्यादा होती है। यही वजह है कि एमका पर काम बेहद सीमित दायरे में किया जा रहा है। हर जानकारी साझा नहीं की जा रही, हर अपडेट सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि यह केवल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति है।
अगर एमका अपने तय ट्रैक पर आगे बढ़ता रहा तो आने वाले समय में भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा होगा जो अगली पीढ़ी की वायु शक्ति खुद तय करते हैं। तब भारत को किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, तब भारत पर किसी सप्लाई चेन का दबाव नहीं होगा, तब भारत को किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही वह बिंदु है जहां खेल पूरी तरह बदल जाता है और यही वजह है कि आज एमका सिर्फ एक विमान नहीं है, यह एक संदेश है। यह संदेश है कि भारत अब आसमान में नियम मानने वाला नहीं बल्कि नियम बनाने वाला बनना चाहता है। अब यह कहानी है उस दबाव की जो भारत पर हर दिशा से बनाया जा रहा है। जैसे ही नासिक में एमका के प्रोडक्शन और आरएसआई इंजन की खबर बाहर निकली, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय रणनीति का पूरा पैटर्न बदल गया। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक प्रतिक्रिया है। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से हलचल शुरू हुई, वही अमेरिका जो अब तक भारत को तकनीक साझा करने में सीमित दायरे में रखता आया था, वही अमेरिका जिसने हर बड़े प्लेटफॉर्म के साथ सॉफ्टवेयर लॉक और एंड यूजर शर्तें जुड़ी। अचानक वही अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार कहकर सामने आने लगा। F-35 की फाइलें फिर से खुलने लगीं, डील को तेज करने की बातें होने लगीं। लेकिन सवाल यह है कि यह जल्दबाजी अभी क्यों? जवाब साफ है, अमेरिका को यह डर सताने लगा है कि अगर भारत ने एमका को पूरी तरह अपने कंट्रोल में विकसित कर लिया तो भविष्य में भारत अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं रहेगा। F-35 एक बेहतरीन विमान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन F-35 के साथ एक सच्चाई भी जुड़ी हुई है। उसका सॉफ्टवेयर, उसका मिशन डेटा, उसका अपडेट कंट्रोल, यह सब निर्माता देश के हाथ में रहता है। युद्ध के समय यह कंट्रोल निर्णायक बन जाता है। अमेरिका यह जानता है कि एमका भारत को पहली बार यह आजादी देगा कि वह अपने सिस्टम अपने नियमों पर चला सके, और यही आजादी किसी भी महाशक्ति को असहज करती है। अब चीन की बात करें, चीन की बेचैनी थोड़ी अलग है लेकिन उतनी ही गहरी है। चीन अब तक यह मानकर चल रहा था कि तकनीकी स्तर पर भारत उससे काफी पीछे है। संख्या में फर्क हो सकता है लेकिन तकनीक में चीन को बढ़त है। एमका और आरएसआई इंजन ने इस गणित को बिगाड़ दिया है। चीन को यह एहसास हो गया है कि भारत अब केवल कैचअप नहीं कर रहा बल्कि कुछ क्षेत्रों में लीप फ्रॉग करने की तैयारी में है। यही वजह है कि चीन की सैन्य गतिविधियों में अचानक तेजी दिखाई देने लगी है। नई एयरबेस एक्टिविटी, नए स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स की टेस्टिंग, यह सब उसी घबराहट का संकेत है। पाक की स्थिति सबसे ज्यादा असहज है क्योंकि पाक की पूरी वायु रणनीति बाहरी सप्लाई पर टिकी हुई है। इंजन अलग देश से आता है, रडार अलग जगह से, मिसाइल किसी और से। ऐसे में अगर भारत अपने दम पर अगली पीढ़ी का फाइटर जेट खड़ा कर देता है तो पाक के पास कोई जवाब नहीं बचता। यही वजह है कि पाक के भीतर से बयानबाजी तेज हो गई है। कभी न्यूक्लियर कार्ड की बात, कभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रोना, यह सब उसी डर का लक्षण है जो एमका की प्रगति से पैदा हुआ है। लेकिन दबाव केवल बाहरी नहीं है, अंदरूनी मोर्चे पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या भारत को तुरंत ताकत की जरूरत नहीं है? क्या एमका में ज्यादा समय नहीं लगेगा? क्या विदेशी विकल्प ज्यादा सुरक्षित नहीं है? यह सारे सवाल नए नहीं हैं, यह वही तर्क कही करते हैं जो हर स्वदेशी प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े किए जाते रहे हैं। तेजस के वक्त भी यही कहा गया था, मिसाइल प्रोग्राम के वक्त भी यही कहा गया था, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बार जब भारत ने दबाव में आकर आयात को प्राथमिकता दी तो उसने लंबी अवधि में कीमत चुकाई। डॉ कोटा हरिनारायण और कई अन्य रक्षा विशेषज्ञ इस बिंदु पर एक राय रखते हैं। उनका कहना साफ है कि तात्कालिक जरूरत और दीर्घकालिक रणनीति में फर्क करना जरूरी है। अगर हर बार तात्कालिक जरूरत के नाम पर स्वदेशी कार्यक्रमों को पीछे धकेला गया तो भारत कभी भी तकनीकी स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएगा। एमका इसी चक्र को तोड़ने का प्रयास है। आरएसआई इंजन यहां सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है क्योंकि फाइटर जेट की असली आत्मा उसका इंजन होता है। एयरफ्रेम बदला जा सकता है, एवियोनिक्स अपग्रेड हो सकते हैं, लेकिन इंजन वह हिस्सा है जो किसी भी देश को तकनीकी रूप से ऊंचा या नीचे खड़ा करता है। रूस का इस इंजन को छठी पीढ़ी के स्तर का बताना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि भारत को वह टेक्नोलॉजी मिल रही है जो बहुत कम देशों के पास है। यही वजह है कि इस इंजन से जुड़ी जानकारी को अब तक पूरी दुनिया से छुपाया गया। अगर यह खबर पहले बाहर आती तो केवल दबाव नहीं बल्कि प्रतिबंधों की बातें भी शुरू हो जाती। इतिहास बताता है कि जब भी कोई नया देश हाई एंड इंजन टेक्नोलॉजी के करीब पहुंचता है तो उस पर तरह तरह के नियम थोपे जाते हैं। भारत और रूस दोनों ये जानते थे, इसलिए चुप्पी रखी गई। लेकिन अब जब प्रोडक्शन की आहट सुनाई देने लगी है तो चुप्पी टूटना स्वाभाविक था। सबसे अहम बात यही है कि एमका अब केवल एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, यह एक भू राजनीतिक फैक्टर बन चुका है। यह तय कर रहा है कि कौन भारत का दोस्त रहेगा, कौन दबाव बनाएगा और कौन खुलकर विरोध करेगा। यह वही मोड़ है जहां भारत को सबसे ज्यादा
संतुलन की जरूरत है। अगर भारत पूरी तरह विदेशी ऑफर्स के जाल में फंसता है तो एम का धीमा पड़ सकता है। अगर एम का धीमा पड़ता है तो भारत फिर उसी चक्र में लौट जाएगा जहां वह तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर था। लेकिन अगर भारत दबाव के बावजूद एमका को प्राथमिकता देता है तो आने वाले समय में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यही वजह है कि अगले कुछ महीने बेहद निर्णायक होने वाले हैं। फैसले बंद कमरों में लिए जाएंगे, फाइलें तेजी से घूमेंगी, विदेशी प्रतिनिधि मंडल आएंगे, आकर्षक प्रस्ताव रखे जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच असली सवाल यही रहेगा कि भारत किस रास्ते को चुनता है, तात्कालिक सुविधा का रास्ता या दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता का रास्ता। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां फैसला सिर्फ सरकार का नहीं होता बल्कि इतिहास का बन जाता है। भाग 1 में हमने देखा कि एम का जमीन पर उतर चुका है। भाग 2 में यह साफ हुआ कि दुनिया क्यों बेचैन है। अब भाग 3 में सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर भारत इस रास्ते पर डटा रहा तो आगे क्या होगा, और अगर डगमगाया तो क्या खोएगा। अगर भारत एमका कार्यक्रम को पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति, आर्थिक समर्थन और संस्थागत सुरक्षा देता है तो इसका असर सिर्फ वायुसेना तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत के पूरे रणनीतिक ढांचे को बदल देगा। सबसे पहले बात वायु युद्ध की। एमका भारत को पहली बार यह क्षमता देगा कि वह अपने मिशन प्रोफाइल अपने नियमों पर डिजाइन कर सके। दुश्मन कौन है यह भारत तय करेगा, किस ऊंचाई पर किस सेंसर का इस्तेमाल होगा यह भारत तय करेगा, कौन सा डेटा शेयर होगा और कौन सा नहीं यह भारत तय करेगा। यह आज भारत किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह नहीं कर सकता। एमका का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि यह केवल एक विमान नहीं बल्कि एक सिस्टम ऑफ सिस्टम बनेगा। सैटेलाइट, ड्रोन, ग्राउंड रडार, नौसेना, प्लेटफॉर्म, सब कुछ एक भारतीय नेटवर्क में जुड़ेगा और इस नेटवर्क की चाबी भारत के हाथ में होगी। यही वह चीज है जो भारत को केवल क्षेत्रीय ताकत से आगे ले जाकर रणनीतिक शक्ति बनाएगी। अब अगर इंजन की बात करें तो आरएसआई इंजन यहां गेम चेंजर है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो हाई थ्रस्ट फाइटर इंजन डिजाइन कर सकते हैं, उससे भी कम ऐसे हैं जो उसे सीरियल प्रोडक्शन में ले जा सकते हैं। अगर भारत इस इंजन को परिपक्व कर लेता है तो इसका मतलब होगा कि भविष्य में भारत किसी भी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। छठी पीढ़ी की बात हो रही है। ड्रोन विंगमैन, डायरेक्टेड एनर्जी, एआई कंट्रोल, इन सबकी बुनियाद इंजन और पावर सिस्टम पर टिकी होती है। यही कारण है कि यह सिर्फ एमका की कहानी नहीं है, यह है आने वाली 3 पीढ़ियों की कहानी है। जो देश इंजन में आत्मनिर्भर हो जाता है वह केवल विमान नहीं बनाता बल्कि अपनी रणनीतिक आजादी लिखता है। अब जरा दूसरा पक्ष देखें। अगर भारत दबाव में आकर विदेशी फाइटर जेट्स की ओर झुकता है तो क्या होगा। शुरुआत में तस्वीर बहुत आकर्षक लगेगी, विमान जल्दी आएंगे, स्क्वाड्रन नंबर बढ़ेंगे, तस्वीरों में दम दिखेगा। लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई छिपी होगी। हर अपग्रेड के लिए अनुमति, हर बड़े मिशन के लिए अप्रूवल, हर सेंसर के लिए सॉफ्टवेयर निर्भरता। सबसे खतरनाक असर होगा स्वदेशी इकोसिस्टम पर। एमका जैसे प्रोग्राम में हजारों इंजीनियर, डिजाइनर, मटेरियल साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, टेस्ट पायलट जुड़े होते हैं। अगर फंडिंग स्लो हुई या प्राथमिकता हटी तो यह पूरा टैलेंट या तो बाहर चला जाएगा या फिर निजी क्षेत्र में बिखर जाएगा। और जब यह एक बार टूटता है तो दोबारा खड़ा करने में दशकों लग जाते हैं। भारत ने यह गलती पहले की है। मिग, जगुआर, मिराज, शानदार विमान मिले लेकिन डिजाइन की आत्मा कभी भारत के हाथ नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि हर नई पीढ़ी पर भारत फिर उसी बाजार में खड़ा मिला, ग्राहक बनकर। एमका इस चक्र को तोड़ने का आखिरी बड़ा मौका है। यही वजह है कि डॉ कोटा हरिनारायण जैसे लोग इससे केवल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीय परीक्षा कहते हैं। उनका कहना साफ है कि देश या तो आज कठिन रास्ता चुनेगा या फिर हमेशा आसान रास्ते की कीमत चुकाएगा। अब पाक और चीन की रणनीति को समझना जरूरी है। अगर एमका सफल होता है तो चीन की संख्यात्मक बढ़त का मनोवैज्ञानिक असर खत्म हो जाएगा। तकनीकी बराबरी या बढ़त का मतलब यह होगा कि चीन को हर कदम पर 2 बार सोचना पड़ेगा। वहीं पाक के लिए यह स्थिति और भी गंभीर होगी क्योंकि पाक की पूरी वायु शक्ति बाहरी सप्लाई पर आधारित है। वहां न इंजन कंट्रोल है न सॉफ्टवेयर। ऐसे में एमका जैसे प्लेटफॉर्म के सामने पाक की रणनीति कागज पर ही कमजोर पड़ जाएगी। अमेरिका की भूमिका भी यही साफ होती है। अमेरिका भारत को मजबूत देखना चाहता है लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। यही संतुलन उसकी नीति का हिस्सा रहा है। एमका इस संतुलन को बिगाड़ता है क्योंकि एक आत्मनिर्भर भारत भविष्य में केवल पार्टनर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पावर बन सकता है और टेक्नोलॉजी पावर को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। यही कारण है कि आने वाले समय में भारत पर दबाव और बढ़ेगा, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी खतरे के नाम पर, कभी जल्दी डिलीवरी के नाम पर। लेकिन इन सबके पीछे एक ही उद्देश्य होगा कि भारत अपने स्वदेशी रास्ते से भटके
अब अंतिम सवाल, भारत क्या करेगा? अगर भारत इस बार धैर्य रखता है, एमका को प्राथमिकता देता है, इंजन प्रोग्राम को सुरक्षा देता है और तात्कालिक राजनीति से ऊपर उठकर दीर्घकालिक रणनीति अपनाता है, तो आने वाले 20 साल में भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा। भारत टेक्नोलॉजी निर्यात करने वाला देश बनेगा, नियम तय करने वाला देश बनेगा देश का। लेकिन अगर इस मोड़ पर भारत ने जल्दबाजी की तो इतिहास इसे एक और खोया हुआ अवसर मानेगा। एक ऐसा मौका जहां भारत महाशक्तियों के क्लब में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसने फिर से शॉर्टकट चुन लिया। यही वजह है कि एमका का फैसला केवल रक्षा मंत्रालय की फाइल नहीं है, यह भारत की रणनीतिक आत्मा का फैसला है। यह तय करेगा कि भारत आने वाले दशकों की जंग अपनी शर्तों पर लड़ेगा या फिर किसी और की सप्लाई चेन पर। और यही कहना जरूरी है कि असली ताकत आसमान में उड़ते स्टील में नहीं होती, असली ताकत उस दिमाग में होती है जो उसे डिजाइन करता है। अगर भारत उस दिमाग को बचा सका तो बाकी सब अपने आप पीछे आएगा। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण जरूरी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में एमका और भारत की रणनीतिक लड़ाई पर और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। दुनिया इस वक्त किसी संतुलन की स्थिति में नहीं है, बल्कि एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां सैन्य ताकत ही कूटनीति की भाषा तय कर रही है। यूरोप युद्ध के बोझ तले दबा है, मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर खड़ा है, इंडो पैसिफिक में टकराव की रेखाएं और गहरी हो रही हैं और वैश्विक शक्ति ढांचा तेजी से टूटकर नए रूप में बन रहा है। ऐसे माहौल में भारत ने जो फैसले लिए हैं वे सिर्फ आज की सुरक्षा नहीं बल्कि आने वाले दशकों की रणनीति तय करने वाले कदम हैं। एक 114 राफेल डील का फाइनल होना भारत की वायु शक्ति के लिए सिर्फ संख्या बढ़ाने का फैसला नहीं है, यह भारत को लगातार लंबे समय तक और किसी भी थिएटर में एयर डोमिनेंस बनाए रखने की क्षमता देता है। राफेल की सबसे बड़ी ताकत उसकी मल्टी रोल क्षमता है, जहां वह एयर सुपीरियरिटी, डीप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिटरेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चारों भूमिकाएं एक साथ निभा सकता है। एक 114 राफेल का मतलब है कि भारत अब सीमित प्रतिक्रिया से आगे निकलकर निर्णायक दबाव बनाने की स्थिति में पहुंच रहा है। लेकिन भारत की ताकत में असली छलांग वहां से शुरू होती है जहां Su-57 की एंट्री होती है। यह सिर्फ एक 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, बल्कि भारत की पूरी एयर वॉर डॉक्ट्रिन को एक नए स्तर पर ले जाने वाला प्लेटफॉर्म है। भारत ने इसे फास्टेस्ट रूट से लाने का फैसला करके यह साफ कर दिया है कि यह भविष्य की कल्पना नहीं बल्कि वर्तमान की जरूरत है। Su-57 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन को दिखे बिना उसे देखने और निशाना बनाने की क्षमता रखता है। स्टेल्थ, सुपर क्रूज और हाई मैन्यूवरबिलिटी का यह संयोजन भारत को वह बढ़त देता है जहां पहली स्ट्राइक का कंट्रोल भारत के हाथ में रहेगा। इसका सीधा फायदा यह है कि भारत किसी भी संभावित संघर्ष में पहले ही चरण में गेम को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में Su-57 कंपनी के डायरेक्टर और उसकी तकनीकी टीम का भारत पहुंचना यह दिखाता है कि बातचीत सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं है। भारत इस प्लेटफॉर्म को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना चाहता है। इसका मतलब है भारतीय बचाते हैं कि जातर और उसकी तकनीकी टीम का भारत पहुंचना, हथियार, भारतीय सेंसर, भारतीय नेटवर्क और भारतीय युद्ध नीति के अनुसार सिस्टम का इंटीग्रेशन। यही वह बिंदु है जहां भारत एक ग्राहक से निर्माता और नियंत्रक की भूमिका में आता है। भारत को इसका दूसरा बड़ा फायदा नेवी के स्तर पर मिलने वाला है। हिंद महासागर अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुका है। Su-57 जैसे 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की मौजूदगी भारत को समुद्री मोर्चे पर ऐसी बढ़त देती है जहां वह सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं करेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन तय करने की स्थिति में आएगा। इसी बीच कावेरी इंजन को लेकर जो संकेत सामने आए हैं वे भारत की ताकत को एक और स्तर ऊपर ले जाते हैं। कावेरी इंजन भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी को खत्म करने की दिशा में कदम है। जैसे ही इसकी प्रोडक्शन लाइन चालू होती है, भारत के पास अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन को लेकर वास्तविक स्वतंत्रता आ जाती है। तेजस को इससे सिर्फ पावर नहीं मिलेगी बल्कि तेजस भारत का सबसे लचीला और तेजी से अपग्रेड होने वाला फाइटर प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तेजस और Su-57 का कॉम्बिनेशन भारत को दोहरी ताकत देता है। एक तरफ बड़ी संख्या में स्वदेशी प्लेटफॉर्म जो हर समय तैयार रह सकते हैं, दूसरी तरफ सीमित लेकिन अत्यधिक घातक 5th जनरेशन जेट्स जो सबसे कठिन मिशन को अंजाम दे सकते हैं। यह वही मॉडल है जिसे दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां अपनाती हैं और भारत अब उसी क्लब में प्रवेश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां उसकी सैन्य तैयारी ही संभावित संघर्ष को रोकने का काम करेगी। यह डिटरेंस की वह परिभाषा है जिसे सिर्फ मजबूत देश ही लागू कर सकते हैं।
पाक के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की यह बढ़त किसी एक देश के खिलाफ नहीं बल्कि किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को निष्प्रभावी करने की क्षमता देती है। भारत की रणनीति स्पष्ट है, अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग स्तर की ताकत, लेकिन नियंत्रण एक ही हाथ में। अमेरिका और यूरोप इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। भारत का फ्रांस और रूस दोनों के साथ काम करना यह साबित करता है कि भारत किसी एक सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र बन रहा है। यही स्वतंत्रता भारत की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है, क्योंकि इससे भारत पर किसी भी तरह का दबाव या सशर्त सहयोग थोपना मुश्किल हो जाता है। Su-57, राफेल, कावेरी इंजन और तेजस, ये चारों मिलकर भारत को उस स्थिति में ले जा रहे हैं जहां वह सिर्फ आज की चुनौतियों का सामना नहीं करेगा बल्कि आने वाले युद्धों की शर्तें खुद तय करेगा। जब पूरी दुनिया तनाव की ओर बढ़ रही हो तब भारत का यह कदम यह दिखाता है कि शांति की सबसे मजबूत गारंटी तैयारी और ताकत होती है। अगर आपको यह विश्लेषण भारत की ताकत को सही संदर्भ में रखता हुआ लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह समझ पहुंचे कि भारत अब हालात का इंतजार नहीं करता और विश्लेषण भारत की ताकत को सही संदर्भ में रखता हुआ बल्कि उन्हें आकार देता है। भारत के लिए राफेल और Su-57 सिर्फ अलग अलग फाइटर जेट नहीं है बल्कि यह एक साझा युद्ध रणनीति का हिस्सा है। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि उसे लड़ने की स्थिति में आने से पहले ही दबाव में डालने में होती है। भारत की मौजूदा सैन्य दिशा ठीक इसी सिद्धांत पर आधारित है। एयर डोमिनेंस, स्टेल्थ और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन, इन तीनों को एक साथ जोड़कर भारत अब पारंपरिक युद्ध से आगे निकल चुका है। Su-57 की सबसे बड़ी ताकत इसकी मल्टी स्पेक्ट्रम स्टेल्थ क्षमता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह सिर्फ रडार से बच जाता है बल्कि यह दुश्मन के सेंसर सिस्टम को भ्रमित करके उसकी पूरी कमांड चेन को तोड़ सकता है। भारत को इससे यह फायदा मिलता है कि किसी भी संभावित संघर्ष में दुश्मन को यह तक समझ नहीं आएगा कि हमला किस दिशा से, किस प्लेटफॉर्म से और किस समय हुआ। यह अनिश्चितता ही आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा हथियार होती है। भारत की रणनीति यहां सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है। Su-57 को भारतीय सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करने का मतलब है कि यह सैटेलाइट, ग्राउंड रडार, नेवल प्लेटफॉर्म और ड्रोन नेटवर्क से जुड़कर काम करेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि भारत का निर्णय लेने का समय घटेगा और प्रतिक्रिया की गति कई गुना बढ़ जाएगी। युद्ध के पहले कुछ मिनट ही पूरे संघर्ष की दिशा तय करते हैं और भारत अब उन्हीं मिनटों पर नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। राफेल इस पूरे ढांचे में बैकबोन की भूमिका निभाता है। राफेल की विश्वसनीयता और उसकी सिद्ध क्षमताएं भारत को यह भरोसा देती हैं कि हर मिशन के लिए अलग प्लेटफॉर्म खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राफेल और Su-57 का कॉम्बिनेशन भारत को हाइलो मिक्स की वह ताकत देता है जहां लागत भी नियंत्रित रहती है और मार्क क्षमता भी शीर्ष स्तर पर बनी रहती है। इसी बीच तेजस और कावेरी इंजन का जुड़ना भारत की ताकत को और ज्यादा स्थायी बनाता है। कावेरी इंजन का प्रोडक्शन शुरू होना सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं बल्कि रणनीतिक आजादी का संकेत है। इसका मतलब है कि साथ ही कावेरी इंजन का प्रोडक्शन कावेरी इंजन भारत अपने फाइटर जेट्स की उपलब्धता, अपग्रेड और तैनाती को किसी बाहरी देश की अनुमति या सप्लाई चेन पर निर्भर होकर तय नहीं करेगा। तेजस अब भारत के लिए संख्या, लचीलापन और तेज प्रतिक्रिया का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। इस पूरे समीकरण में भारत को सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि वह अलग अलग स्तर के संघर्षों के लिए अलग अलग टूल्स तैयार कर रहा है। कम तीव्रता वाले टकराव से लेकर उच्च स्तर के संभावित युद्ध तक भारत के पास हर स्तर के लिए तैयार प्लेटफॉर्म मौजूद होंगे। यह लचीलापन भारत की सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है क्योंकि इससे भारत किसी भी स्थिति में जल्दबाजी या ओवर रिएक्शन से बच सकता है। Su-57 का भारत के साथ जुड़ना आने वाले वर्षों में एशिया की सुरक्षा संरचना को नए सिरे से परिभाषित करेगा। यह सिर्फ फाइटर जेट्स की तैनाती नहीं बल्कि सोच में बदलाव है। एक ऐसी सोच जिसमें भारत खुद को केवल खतरे से बचाने वाला नहीं बल्कि स्थिरता तय करने वाला देश मान रहा है। जब पूरी दुनिया अनिश्चितता की ओर बढ़ रही हो तब भारत का यह मॉडल स्पष्ट करता है कि वह डर के आधार पर नहीं बल्कि तैयारी के आधार पर फैसले ले रहा है। यही तैयारी आने वाले समय में भारत को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि निर्णायक रूप से मजबूत बनाएगी। Su-57 को सिर्फ एक और 5th जनरेशन फाइटर जेट मान लेना भारत की रणनीति को न समझ पाने जैसा होगा। यह प्लेटफॉर्म उस सोच का प्रतीक है जिसमें युद्ध सिर्फ मिसाइल दागने या बॉर्डर पार करने का नाम नहीं रह गया।
बल्कि दुश्मन की पूरी निर्णय प्रणाली को ध्वस्त करने का खेल बन चुका है। भारत के लिए SU-57 का मतलब है पहले देखना, पहले सोचना और पहले वार करना, वह भी इस तरह कि सामने वाला यह तय ही न कर पाए कि हमला कहां से हुआ। SU-57 की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टेल्थ फिलॉसफी है, जो सिर्फ रडार से बचने तक सीमित नहीं है। यह प्लेटफॉर्म मल्टी स्पेक्ट्रम स्टेल्थ पर काम करता है, यानी रडार, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल ट्रैकिंग चारों स्तरों पर दुश्मन की पकड़ से बाहर रहने की कोशिश करता है।